हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 14 कल्पना का विकास में कल्पना के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि कल्पना जो इमेजिनेशन बालक करता है वह उसके कहाँ पे यूज़ आ सकती है, कि कहाँ पे उसका उपयोग कर सकता है, जिसे हम महत्व कहते हैं। तो सबसे पहले कल्पना के द्वारा उसे आनंद की प्राप्ति होती है, वह बहुत खुश हो जाता है, सृजनात्मकता का आधार मिलता है। यानी हमने जब चैप्टर 13 सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ा था, तब हमने क्रिएटिविटी की हमने डेफिनेशन भी यही दी थी कि जिसमें वो इमेजिनेशन के द्वारा क्रिएटिव कार्य करता है या नवीन कार्यों का निर्माण करता है। तो यानी जब बालक इमेजिनेशन करता है तो क्या मिलता है, उससे क्रिएटिविटी मिलती है। मतलब जब बालक इमेजिनेशन करेगा तो क्रिएटिविटी के द्वारा वह नई वस्तुओं का निर्माण भी कर सकता है, अपनी रुचियों का विकास होता है। यानी बालक का जो जिसमें इंटरेस्ट होता है वो अगर उसी के बारे में फिर कल्पना करता जाएगा तो उसका इंटरेस्ट और डेवलप होता जाता है। फिर लक्ष्य की प्राप्ति होती है, यानी जब बालक का लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो वह उसके बारे में इमेजिनेशन करता रहेगा, तो उसका जो फ्यूचर है वो फोकस हो जाता है। फिर उसके बाद है दृढ़ इच्छा शक्ति के विकास में, यानी इसमें देखते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के विकास में भी कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कल्पना में स्पष्ट रोचकता एवं आकर्षण होता है, जो बालक के दृढ़ संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति के विकास में सहायक होता है। तो ये सभी थे कल्पना के महत्व, जो बालक के अलग अलग फील्ड में काम आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये जो इमेजिनेशन होता है ये कितने टाइप की होती है। तो हमारा जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो है कल्पना का वर्गीकरण। तो कल्पना के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। कल्पना का वर्गीकरण, तब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले ये कल्पना कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की। अब ये 2 टाइप्स की कौन थी? सबसे पहली होती है पुनरुत्पादक। तो सबसे पहली कल्पना होगी पुनरुत्पादक कल्पना और दूसरी होती है उत्पादक। उत्पादक कल्पना और पुनरुत्पादक कल्पना। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो पुनरुत्पादक कल्पना का अर्थ होता है कि इस प्रकार की कल्पनाओं में विगत वर्षों का अनुभव संग्रहित रहता है और यह निम्न स्तर की कल्पना होती है। बच्चों में प्रथम कल्पना का उद्भव भी पुनरुत्पादक कल्पना ही होता है और इस कल्पना में विचार किसी दूसरे व्यक्ति के होते हैं और बालक उन विचारों के आधार पर कल्पना करता है। यानी इस कल्पना में क्या होता है, इसमें विचार किसी और के होंगे लेकिन बालक क्या करता है, सिर्फ इमेजिन करता है। जैसे बालक को किसी वस्तु के बारे में बता दिया, जैसे मैंने किसी को बता दिया और वह व्यक्ति मेरे बताए हुए विचारों पे सिर्फ इमेजिनेशन करता रहेगा, उसके खुद के विचार नहीं होंगे। इस अवस्था में बालक क्या करता है, दूसरों के विचारों पर इमेजिनेशन करता है। क्या करता है, दूसरों के विचारों पर कल्पना करता है। और इसमें क्या करता है, और इस समय क्या होता है, वह विगत वर्षों को सोचता है, मतलब विगत अनुभवों, पास्ट में उसके जितने भी एक्सपीरियंस हैं उन सभी को सोचकर फिर कल्पना करता है। तो ये कल्पना कौन सी होती है, पुनरुत्पादक कल्पना। अब उत्पादक कल्पना क्या होती है, यह कल्पना क्रिएटिविटी को जन्म देती है। मतलब ये तो क्या थी, किसी दूसरों के विचार है उस पर मैं सिर्फ कल्पना कर रही हूँ, मेरे खुद के विचार, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, मैं दूसरों के विचारों पर कल्पना कर रही हूँ, तो वो थी पुनरुत्पादक कल्पना। लेकिन उत्पादक कल्पना के द्वारा क्या होता है, क्रिएटिविटी का जन्म होता है। मतलब इसके द्वारा क्रिएटिविटी का जन्म होता है, यानी क्रिएटिविटी का उद्भव हो गया। अब क्रिएटिविटी का उद्भव किससे होता है, खुद के विचार होते हैं, खुद के थॉट्स होते हैं, खुद का पास्ट का एक्सपीरियंस होता है, खुद की इमेजिनेशन होती है, तो वो क्या होती है, उत्पादक कल्पना। अब ये जो उत्पादक कल्पना है ये भी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, आदरणात्मक और सृजनात्मक। आदरणात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना। अब सृजनात्मक में क्या आएगा, जो हमने सृजनात्मकता के टॉपिक में पढ़ा है कि व्यक्ति अपने खुद के विचार, अपने पास्ट का जितना भी एक्सपीरियंस है और अपनी इमेजिनेशन के द्वारा किसी नई और जो डिफरेंट वस्तु का निर्माण करता है, तो वो क्या होती है, सृजनात्मकता। तो यही क्या होती है, सृजनात्मक कल्पना कहलाती है। लेकिन आदरणात्मक में क्या होता है, तो इस प्रकार की कल्पना पुनरुत्पादक कल्पना कहलाती है। इसका उपयोग बालक को पढ़ने लिखने, शिथिल बनाने के लिए किया जाता है। और आदरणात्मक में क्या होता है,
पढ़ने लिखने में यूज़ होती है, पढ़ना लिखना है। मतलब इस कल्पना का यूज़ बालक कहाँ करता है? पढ़ने लिखने के लिए यूज़ करता है। और सृजनात्मकता में क्या कहाँ पे यूज़ करता है? नवीन वस्तु या विचारों के निर्माण में, नवीन वस्तु या विचारों के निर्माण में सृजनात्मक कल्पना का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो सृजनात्मक कल्पना होती है यह भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, कार्य साधक और कार्यात्मक। अब ये जो सृजनात्मक क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है ये भी 2 टाइप की है। कौन कौन सी? कार्य साधक, अब इसके भी नाम से पता चल रहा है, कार्य साधक जिसके द्वारा कार्य होता है। दूसरी है सौंदर्यात्मक, मतलब सुंदरता के बारे में। हाँ, और कार्य साधक और सौंदर्यात्मक। अब कार्य साधक वह कल्पना जो व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होती है और कार्य की संपन्नता में सहायक होती है। मतलब कार्य साधक मतलब कार्य को साधने में, कार्य को संपन्न करने में जो इमेजिनेशन यूज हो रही है वो कार्य साधक कल्पना कहलाती है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन यूज होते हैं? विचार और व्यवहार। यानी कार्य साधक कार्य को संपन्न करने के लिए 2 कल्पनाओं का यूज़ किया जाता है, विचारात्मक कल्पना और व्यवहारात्मक कल्पना। इसके द्वारा कार्य कंप्लीट हो गया, कार्य संपन्न हो रहा है, तो मतलब कार्य साधक कल्पना। फिर दूसरा है सौंदर्यात्मक कल्पना, तो इसे रचनात्मक कल्पना भी कहते हैं और ये सौंदर्य पर आधारित होती है और इसके सौंदर्य का अनुभव किया जाता है। यानी सौंदर्यात्मक कल्पना में किसका यूज़ किया जाता है? सौंदर्य का, सुंदरता को महत्व दिया जाता है, सौंदर्य का अनुभव। फिर और इसके अंदर ये किया जाता है कि कला और मनोराज्यकारी कल्पना की जाती है। अब इसमें 2 मुख्य बातें होती है, मनोराज्यकारी एक तो है मनोराज्यकारी और दूसरा है कलात्मक कल्पना। सौंदर्य मतलब सुंदरता, अभी सुंदरता किसकी हो सकती है? कला की भी हो सकती है और मनोराज्यकारी में आएगी जैसे नाटक, नवीन रचना, लेखक, कवि, मूर्तिकार, इन सब के बारे में आएगी। तो ये था कल्पना का वर्गीकरण। स्टार्टिंग से देखते हैं, 2 टाइप थे। नंबर 1 पुनरुत्पादक और दूसरा उत्पादक। पुनरुत्पादक में क्या होता है? दूसरों के विचार होते हैं, फिर उनके विचारों पर हम कल्पना करते हैं, खुद के विचार नहीं होते और यह पास्ट के एक्सपीरियंस पर आधारित होती है। ये थी पुनरुत्पादक कल्पना। फिर दूसरी है उत्पादक, इसमें क्या होगा? खुद के विचार होते हैं, अगर खुद के विचारों पर हम क्रिया कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? सृजनात्मकता होगी, क्रिएटिविटी का निर्माण होगा, नवीन वस्तु का निर्माण हो जाएगा। इसके बेसिस पे 2 टाइप, कौन कौन से? आदनात्मक और सृजनात्मक। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिविटी हो रही है तो सृजनात्मकता तो होगी। फिर आदनात्मक में क्या होता है? सिर्फ पढ़ने लिखने का इमेजिनेशन किया जाता है। लेकिन सृजनात्मकता में क्या होता है? नवीन वस्तुओं और विचारों का निर्माण किया जाता है। फिर इस आधार पर इसके 2 टाइप हो गए, मतलब नई वस्तु का निर्माण कर रहे, ये 2 क्षेत्र में हो सकती है, कार्य को कंप्लीट करने में और सुंदरता को व्यक्त करने में। सुंदरता को व्यक्त करने में वापस 2 टाइप है, कौन कौन से? मनोराज्यकारी और कलात्मक। कलात्मक मतलब किसी की कला, किसी की जो खूबियाँ हैं उसको प्रदर्शित करना, और मनोराज्यकारी में मूर्तिकार, कवि, लेखक, चित्रकार ये सभी आते हैं। अब ये कार्य संपन्न हो रहा है 2 तरीके से होगा, विचारों के द्वारा और व्यवहार के द्वारा। तो ये था कल्पना का वर्गीकरण की कल्पना के कितने टाइप हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। क्या? कल्पना की अभिव्यक्ति के बालक अपनी जो इमेजिनेशन है वह किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, लोगों के सामने किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा, उसके बारे में। तो कल्पना का वर्गीकरण यानी कल्पना की अभिव्यक्ति, कल्पना की अभिव्यक्ति। सबसे पहले अभिव्यक्ति है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न जिसे कहते हैं डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना।
मतलब बालक अपनी इमेजिनेशन को कैसे एक्सप्रेस करता है, दिन में सपने देख के। डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखना, मतलब दिन में सोते हुए सपने देखना, दिन के टाइम जो सोते हैं वो वाले सपने नहीं, मतलब खुली आंखों से बैठे बैठे हम अपने विचारों में कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। जैसे सोचते हैं अगर मैं पढ़ाई मतलब पढ़ते पढ़ते कई लोग कहीं और जगह पे पहुँच जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, पढ़ते पढ़ते हमारे माइंड में आ जाता है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, बड़ा आदमी बन जाऊँगा। और वो खुशी कितने टाइम की होती है, कुछ समय के लिए होती है, थोड़े से समय मतलब बहुत कुछ सेकंड की वो खुशी होती है, लेकिन उस समय में हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। तो उसके द्वारा बालक क्या करता है, ये इमेजिनेशन के द्वारा करता है, बैठे बैठे कहीं पहुँच जाता है। ये क्या कहलाते हैं, दिवा स्वप्न कहलाती है। फिर उसके बाद है फैंटेसी। फिर दूसरा एक्सप्रेशन होता है फैंटेसी, जिसे कहते हैं मनोराज्य। फैंटेसी। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें बालक अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति खुलकर करता है। उसकी कल्पना किसी नियंत्रण या समय में नहीं रहती या सीमा में नहीं रहती। बालक स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर अपनी कल्पना करता है। मतलब फैंटेसी में क्या होता है, इसके अंतर्गत बालक की जो इच्छाएं होती है वो आती है, मतलब वो फैंटेसी में आएंगी बालक की क्या इच्छाएं होती है। अब उसे वो रियलिटी में ये करनी नहीं है, लेकिन वह इमेजिन कर रहा है कि मेरी ये इच्छाएं हैं, मुझे ये सब हासिल करना है, तो वो क्या होती है, बालक की इच्छाएं होती है। ये बालक की इच्छाएं किसके अंतर्गत आती है, फैंटेसी के अंदर। तो इसके द्वारा भी बालक अपने इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है स्वप्न, मतलब जो रात में सपने देखते हैं वो ये हो जाएंगे। अब ये तो सबको पता ही है, रात में सोते सोते कुछ का कुछ सोच लेते हैं, तो ये वो सपने हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कल्पना, यानी कि ये जो इमेजिनेशन होती है इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। कल्पना को प्रभावित करने वाले कारक, कल्पना को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से। तो भाषा। अब भाषा के अंतर्गत देखते हैं कि बालक में जैसे जैसे भाषा का विकास होता जाता है उसके शब्द भंडार बढ़ते हैं, और तो इससे क्या होगा, उसके वाक्य सुदृढ़ होंगे, स्पष्ट होंगे, और इससे क्या होगा, बालक अपनी कल्पना की अभिव्यक्ति खेलों के माध्यम से भी कर सकेगा। मतलब जब बालक का भाषा का विकास होता जाएगा, भाषा का विकास होगा तो वह वाक्य बनाना सीख लेगा, वाक्य बनाना सीख लेगा तो बातचीत करना सीखेगा, है ना। अगर वह बातचीत करना सीखेगा तो कल्पना करना भी सीख जाएगा, कल्पना कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है। फिर उसके बाद अगला फैक्टर हो जाएगा कहानियाँ। कहानियों के द्वारा भी बालक इमेजिनेशन करता है। अगर बालक को कोई कहानी सुना दी जाए, किसी राजा रानी की कहानी जाए, बहादुर बच्चे की कहानी सुना दी जाए, तो वो क्या करेगा, इमेजिनेशन करने लगेगा, उसकी जगह खुद को रखने लगेगा, है ना। तो इससे भी इमेजिनेशन हो रही है। फिर उसके बाद कहानी हो गई तो कविताएं भी आ जाएंगी, कविताएं के पीछे रहेंगी तो आ जाएंगी। कविताओं के द्वारा भी बालक में कल्पना का विकास होता है। फिर उसके बाद ड्रामा, एक्टिंग, इनके द्वारा भी बालक में कल्पना का विकास होता है। फिर उसके बाद है कला, यानी कि आर्ट। अब आर्ट में क्या आएगा, चित्र बनाना, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, सिलाई, कढ़ाई आदि से बालकों में इमेजिनेशन डेवलप होती है और वे सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होगी, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। फिर उसके बाद है मास मीडिया, यानी जनसंचार माध्यम, जनसंचार माध्यम, जिसे क्या कहते हैं, मास मीडिया। अब इसमें कौन कौन आएगा, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इनके द्वारा भी कल्पना का विकास होता है। और कंप्यूटर के द्वारा तो क्या होता है, बालकों का नॉलेज बढ़ता है, उनकी ग्रोथ होती है, उनमें कल्पना का विकास होता है। तो ये सभी फैक्टर्स थे जिनके द्वारा बालक में कल्पना का विकास होता है।
तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है कल्पना का विकास ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।